Hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं UPPSC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, जिसमें आज की हम लोगों की स्पेशल क्लास 6 है। तो आई होप आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो चलिए डियर पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग फिर से एक बार देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे KGMU में, UPPSC में, जिपमर में, जिम्स में, इन सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी ईयर में, वही सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आप आने वाले हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके, वो चाहे आपके स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के लिए हो या फिर आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हो। सभी के लिए आपको यहाँ पर केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो यही सारे क्वेश्चंस को हम लोग अलग PDF पर अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं 2023 के लिए स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो आप जिपमर से जो आपका स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है वहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे ये आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, है ना, द पर्पस ऑफ लिम्फ नोड इज़ टू ट्रैप, और इन सारे क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस ईयर क्लास में करवाया भी है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन रस MSc NSG एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है 2015 में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बस यहीं से सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, राइट। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी एंड आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें। आपका अगर आप अपना, ठीक है, अगर आप अपना 100% इनपुट देंगे, ठीक है, तो फिर आपका 100% आउटपुट भी आने वाला है, ये बिल्कुल सत्य है। तो आप पूरे अच्छे तरीके से, पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एंड आज उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारी सभी एस्पायरेंट से, प्यारे प्यारे नर्स एंड डॉक्टर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। चीज़ों को लगातार आप लिखते रहें जिससे कि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होती रहे। एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको अन्य लोगों से बेहतर बनाती है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, चीज़ों को लिखें ज़रूर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज, है ना। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, है ना, तो उनमें जो प्लेसेंटा शेयर हो रहा है ना, दोनों के बीच में जो प्लेसेंटा शेयर हो रहा है, फीटस टिश्यू जो कि कोरियन है ना, जो कि फीटस टिश्यू की बात करें, कोरियन जो कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेंटा कितने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा की। तो हम सभी जानते हैं जो प्लेसेंटा है वो मैटरनल टिश्यू एज वेल एज फीटल टिश्यू से बना हुआ है। तो प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल टिश्यू में इंडोमेट्रियम लेयर की डेसिडुअस सेल से बना होता है, ठीक है। और फीटस टिश्यू में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है दैट इज़ कोरियन, तो फीटस में ये कोरियन से बना होता है। तो ये दोनों टाइप्स के ही टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो ट्विंस हैं, है ना, जो ट्विंस हैं
उनमें जो कोरियन शेयर हो रहा है, जो कोरियन है ये जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ट्विंस के बीच में यहाँ पर कितने प्लेसेंटा बनेंगे, हाउ नंबर ऑफ द प्लेसेंटा इनफॉर्म ट्विंस, राइट। तो बताइए यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, मोर देन 2 या फिर 2 एंड फ्यूज्ड। तो एक बार हम पहले आइडेंटिकल ट्विंस की बात करेंगे। तो अगर हम ट्विंस की बात करें तो ट्विंस दो तरीके के हो सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। जनरली हम सभी जानते हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और जाइगोट में फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिससे फीटस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम ट्विंस की बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस में जनरली क्या होता है, यदि मेल एंड फीमेल गैमिट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और यही जाइगोट क्या हुआ, स्प्लिट ना होकर, ठीक है, जाइगोट का जो फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज होता है। लेकिन किसी केस में ऐसा हुआ, यही जो जाइगोट है ये स्प्लिट होकर, ठीक है, जो ये जाइगोट है ये स्प्लिट होकर दो जाइगोट बना लेता है, ठीक है, स्प्लिट होकर दो एम्ब्रियो बना लेता है। तो इसे ही हम मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, क्योंकि ये एक ही जाइगोट क्लीवेज के दौरान स्प्लिट होकर दो अलग अलग एम्ब्रियो बना लिया है ना, और ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट करके फीटस का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ऐसे ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और ये कैसे हैं, दैट इज़ मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है क्योंकि एक ही जाइगोट जो है वो क्लीवेज के दौरान स्प्लिट होकर दो एम्ब्रियो बना रहा है, राइट। प्लीज़ आप इतनी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम इरेज करेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की। अगर किसी केस में दो ओवम रिलीज हो जाएं, ठीक है, ये क्या है, दो ओवम है, फीमेल गैमेट्स, दो ओवम रिलीज हो जाएं और स्पर्म एक बार के इजैकुलेशंस में मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, और इन दोनों ही ओवम को अलग अलग दो स्पर्म फ्यूज़ कर दें, है ना, फर्टिलाइजेशन कर लें, और फ्यूज़न के बाद दो अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन हो, दो अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे ट्विंस को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, है ना। यही जाइगोट आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करके जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेंगे फीटस का, है ना। तो इससे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि ये अलग अलग स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के द्वारा बन रहे हैं, तो इन्हें हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, तो ये जो ट्विंस हैं इनमें दोनों ही ये ट्विंस एक ही प्लेसेंटा से जॉइंट होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही प्लेसेंटा से जॉइंट होते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस हों या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हों। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में जनरली पूछा गया है नंबर ऑफ प्लेसेंटा, तो कितना होगा, 1, राइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर आपसे अम्बिलिकल कार्ड पूछी जाती कि ट्विंस में अम्बिलिकल कार्ड की नंबर क्या होगी, तो दो ट्विंस हैं तो दो अम्बिलिकल कार्ड होंगी, क्योंकि एक कार्ड जो है इस वाले फीटस से कनेक्ट होगी और दूसरी अम्बिलिकल कार्ड दूसरे वाले फीटस से कनेक्ट होगी, राइट। जो मैटरनल से कार्ड अटैच होती है अम्बिलिकल और मैटरनल टिश्यूज से, ठीक है, उसी को तो हम जनरली प्लेसेंटा कहते हैं। और एक प्लेसेंटा जो है ये एक टेम्परेरी ऑर्गन्स होता है ना। जो प्लेसेंटा है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। तो ये सारे इसके फंक्शंस है। जो प्लेसेंटा है ये जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड ब्लड ट्रांसफ़र के लिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से कोई भी आपका कॉन्सेप्ट हिलने वाला नहीं है, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ नर्स रिकॉर्ड्स इंक्लूड द ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो आपको यहाँ फीचर्स दिए गए हैं इनमें से किस फीचर को, ठीक है, या फिर इनमें से कौन कौन से फीचर्स को अपने रिकॉर्ड में नर्स इंक्लूड कर सकती है, एक्सेप्ट पूछा गया है, राइट। एक्सेप्ट
यानी कि वो ऐसा फीचर बताना है जो कि नर्स के रिकॉर्ड्स में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको नर्स फॉलो नहीं कर सकती है, राइट। रिटन विथ इंक, वो इंक से लिख सकती है किसी प्लेन पेपर पर, हाँ बिल्कुल। क्लियर एंड कॉन्शियस, ठीक है, ये भी सही है। काउंटर साइन बाय द डॉक्टर शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग, शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग, है ना, वो किसी भी पर्चे पर या पेपर्स पे कह सकते हैं, ओवर राइटिंग नहीं कर सकती है। तो आपको डी भी सही है, बी भी सही, ए भी सही है। लेकिन कोई भी नर्स अगर डॉक्टर ने साइन किया है तो फिर उसको वो काउंटर साइन नहीं कर सकती है, काउंटर साइन नहीं कर सकती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट देखिए, द सेंसेशन ऑफ पेन दैट डिस्क्राइब्ड मोस्ट कॉमनली बाय द पेशेंट विथ एंजाइना इज। अगर हम बात करें एंजाइना की, तो एंजाइना क्या है, हमारे चेस्ट में एक सीवियर पेन है ना, और ये किस लिए होता है, हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण होता है। अगर हमारे हार्ट को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो फिर हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होगा, फिर हमें कई तरीके के यहाँ पर साइन या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे डिजीनेस हो सकता है, फटीग, थकान महसूस करेगा, है ना, नोजिया हो सकता है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ्स, है ना, जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगा तो हमारी ब्रीथ्स क्या हो जाएंगी, शॉर्टनेस हो जाएगी, जिसे हम डिस्पनिया भी कह सकते हैं। ये सारे साइन हमको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एंजाइना, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेंसेशन ऑफ द पेन दैट डिस्क्राइब मोस्ट कॉमनली बाय द पेशेंट विथ एंजाइना, है ना, अगर वो एंजाइना से परेशान है तो इनमें से क्या होगा बताइए। नाइफ लाइक उसको पेन होगा, है ना, उसके जो पेन का सेंसेशन है वो नाइफ लाइक पेन होगा, या बहुत शार्प, बहुत तेज से पेन होगा उसे, या फिर उसे हैवीनेस फील होगी, या फिर उसको टीयरिंग होगी। उसके जो पेन का सेंसेशन होगा एंजाइना वाले पेशेंट का, वो कैसा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप ध्यान से सॉल्व करेंगे और आप करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हैवीनेस, है ना। उसे क्या फील होगा, तो उसका पेन सेंसेशन है वो हैवीनेस फील करेगा, उसको काफ़ी स्वेलिंग आ जाएगी। और अभी हमने बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, फटीग, डिजीनेस, ये सारे आपको साइन देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एंजाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एंजाइना इज मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना, है ना। टाइप ऑफ एंजाइना की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा मोस्ट डेंजरस एंजाइना हो सकता है, स्टेबल और क्लासिकल एंजाइना, प्रिंस मेटल्स एंजाइना, वैसोसेप्टिक एंजाइना, या फिर प्री इन्फेक्शन एंजाइना, या फिर प्री इन्फेक्शन एंजाइना, बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम एंजाइना की भी हमने बात किया कि जो हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, और कई तरीके की प्रॉब्लम्स बताया हमने, है ना। तो अगर मोस्ट डेंजरस एंजाइना की बात करें तो क्या होगा, प्री इन्फ्लेक्शन एंजाइना जो है काफ़ी डेंजरस एंजाइना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which laboratory data confirm the diagnosis of congestive heart failure। तो इनमें से हम किस लैबोरेटरी डेटा के अकॉर्डिंग कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर को हम डायग्नोस कर सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यहाँ कह सकते हैं जो बाईबॉर्न जो हार्ट फेलियर प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम इनमें से किस डेटा के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के थ्रू, लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू, या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट के थ्रू, या फिर बीटा टाइप, या फिर बीटा टाइप, या फिर बीटा टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, बताइए। तो यहाँ क्या करेक्ट होगा,
जो बीटा टाइप नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट है, ये एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है। इसमें हम ब्लड को टेस्ट करते हैं और ब्लड में हम जो है बी टाइप नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड जो प्रोटीन्स है इसके लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, जो बी टाइप नाइट्रिक पेप्टाइड जो प्रोटीन्स है इसके लेवल को हम ब्लड में चेक करते हैं और अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है ना, तो हमको इससे पता चलता है कि पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रॉब्लम है। इसका जो इंक्रीज हुआ लेवल्स है ये हार्ट फेलियर को साइन देता है, राइट। तो इसके लिए हम इनमें से कौन सा टेस्ट करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बीटा टाइप नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट। ये आपका बीटा लिखा है, बीटा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल मेजरिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर, है ना, सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP, द 0 point ऑफ द मैनोमीटर इज एडजस्टेड टू। सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेज़र करने के दौरान, है ना, जो मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट हमारा है, मैनोमीटर का जो 0 पॉइंट है इसको हम एडजस्ट किस पे करते हैं, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर या फिर मिड एक्सिलरी लाइन पर या फिर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन या फिर शोल्डर लेवल पर। बताइए इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें मैनोमीटर की, तो जो मैनोमीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक यू आकार की ट्यूब्स लगी रहती है और इस साइड इस तरीके से दो जो है स्टैंड लगे रहते हैं। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, किया भी होगा, तो वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जिसमें एक लिक्विड फ्लूइड रहता है और इसको हम सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैनोमीटर से है इसमें जो ट्यूब है वो किस शेप की होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, आपकी यू शेप्ड होती है, याद रखना, राइट। तो जब हम जो हमारा मैनोमीटर का जो 0 पॉइंट जो उसका प्रेशर है ना, 0 पॉइंट पर जब ये रहता है तो हम इसको मिड एक्सिलरी लाइन पर एडजस्ट करते हैं। करेक्ट आंसर बी, मिड एक्सिलरी लाइन पर इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर मेजरिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP इट मस्ट बी जीरोड एट द लेवल ऑफ। अभी हमने बताया कि जो इसका मैनोमीटर पे जो मैनोमीटर को जब यूज़ करते हैं, जो इसका 0 लेवल जो पॉइंट है ना, 0 लेवल पे जो हम इसे फिक्स करते हैं, तो इसको किस वेंट्रिकल में करते हैं, राइट एट्रिया या फिर किस एट्रिया में करते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। बताइए 0 लेवल है ना, जब हम सेंट्रल वेनस प्रेशर कर रहे हैं तो उसमें किस चैम्बर में ये 0 लेवल इसका होना चाहिए। आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। एट्रियम, जो राइट एट्रियम चैम्बर है, इस लेवल पर जो है इसका प्रेशर 0 होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 5 to 15 सेंटीमीटर H2O, 10 to 15 सेंटीमीटर H2O, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O या फिर 10 to 20 सेंटीमीटर H2O। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बुक्स में ये इसका जो नॉर्मल वैल्यू से ये वेरी करता है। आपकी कुछ बुक्स में ये 0 to, ठीक है, 0 to 8 सेंटीमीटर H2O दिया रहता है। ठीक है, और जो आपका ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 5 to, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। तो आप इस वैल्यूज़ को भी याद रखेंगे।
सो सेंट्रल वेनस प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0 to 8 सेंटीमीटर, या कुछ बुक्स में आपका ये दिया है 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसे आपके एग्जाम्स में ऑप्शन दिए रहे हैं आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। नियर बाई आप 8 ही रखना। सो यहाँ से 5 to 10 सेंटीमीटर हमारा नियर बाई इसका रेंज है। ऑप्शन नंबर से जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिजिशियन वांट्स सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, नर्स हैज़ टू नो which vein he should make use of। सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए है ना, आप कौन सी वेन को चूज करेंगी, रेडियल वेन, वैसिलिक वेन, फेमोरल वेन या फिर सेफेलिक वेन। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स यूपीपी एससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स में ही पूछा गया था, और आई थिंक 2000 ये आपका 22 में पूछा गया था, ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो आप अगर क्वेश्चंस का याद रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए हम जो वेन्स यूज़ करते हैं वो क्या हो सकती हैं, क्या क्या है, देखिए सब क्लेविकल वेन को यूज़ कर सकते हैं, सब क्लेवियन वेन, ग्रोइन या फीमोरॉयल बोन वेन, ठीक है, ग्रोइन या फिर इसी को हम फीमोरल वेन कह देते हैं, फीमोरल वेन, ठीक है, और जुगुलर वेन जो कि हमारे नेक की वेन है, जिसे हम जुगुलर वेन कहते हैं। तो इन वेन में हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, फेमोरल वेन, या इसी को हम ग्रोइन वेन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग क्लिनिकल इंडिकेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी असिस्ट, है ना, असिस्ड व्हेन टेकिंग द एडमिशन हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट विथ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, है ना, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो आप ऐसे पेशेंट को एडमिट करने के समय जो आप हिस्ट्री लेंगी पेशेंट से, उसमें क्या क्लिनिकल इंडिकेटर हो सकता है जिससे आप ये डिफाइन कर सकती हैं, आप श्योर हो सकती हैं कि हाँ पेशेंट को राइट वेंट्रिकल फेलियर है, राइट। तो क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के डिस्पनिया, पॉलीयूरिया, वर्टिगो या फिर पाल्पिटेशंस, बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल फेलियर की, तो राइट वेंट्रिकल फेलियर जनरली जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, ये हमारा एक हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर्ड है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड एंड प्रेशर के ओवरलोड के कारण जो है राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये प्रॉपर हमारे लंग्स को ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम राइट वेंट्रिकल फेलियर कहते हैं। जब हमारा राइट वेंट्रिकल प्रॉपर हमारे लंग्स को ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता है, तो फिर जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, राइट, जिससे क्या हो सकता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज़ अगर हम राइट वेंट्रिकल फेलियर साइन की बात करें, साइन या इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो
चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा, है ना, और ब्रीथलेसनेस हो जाएगी, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है वो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के इंडिकेशंस होते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या होगा, जो ब्रीथलेसनेस है इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज डिस्पनिया कहते हैं, है ना, जो कि हमारी बॉडीज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डिस्पनिया। ठीक है, ये आप स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, डिस्पनिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनासार्का, एक सेकेंड, एनासार्का इज अ फीचर ऑफ, एनासार्का किसका फीचर है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी कि जो पल्मोनरी प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर, या फिर कोरोनरी पल्मोनेल। बताइए। तो अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा हार्ट है ना, और हार्ट में जो ये राइट साइड पार्ट है ना, जो ये राइट साइड हार्ट है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, इसी कंडीशन को हम एनासार्का कहते हैं। ठीक है, तो ये एनासार्का का फीचर क्या है, दैट इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। एनासार्का को हम जो है मैसिव एडिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट की होल बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम मैसिव एडिमा भी कहते हैं। और ऐसा किस लिए होता है, जैसे हमारे हार्ट फेलियर, हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाना। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होने पर पेशेंट को एनासार्का जैसी प्रॉब्लम होती है, या इसी को हम मैसिव एडिमा के नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द नर्स knows that the most informative measurement for determining cardiogenic shock is, cardiogenic shock is सॉरी। तो हम इनमें से किसके थ्रू कार्डियोजेनिक शॉक को मेजर कर सकते हैं, एट्रियल ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर, या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, या फिर कार्डियक इंडेक्स, या फिर कार्डियक इंडेक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की। कार्डियोजेनिक शॉक जो है, कार्डियोजेनिक शॉक दैट मीन्स जब हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है ना, जिससे कि हमारी बॉडीज़ के ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। जब प्रॉपर हमारी टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी की सेल्स को ब्लड नहीं जाएगा तो फिर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे, जिससे क्या होगा, जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ डैमेज होने लगेंगे, है ना, या सडनली भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसी कंडीशंस को हम क्या कह देते हैं, दैट इज शॉक, या फिर इसी को हम सदमा कहते हैं। और इसको मेज़र करने के लिए हम अलग अलग एट्रियल ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को मेज़र नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दैट इज़ कार्डियक इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, कार्डियक इंडेक्स को देखेंगे। तो आप बताएंगे कार्डियक इंडेक्स का कितना वैल्यू है। कार्डियक इंडेक्स जो है ये हमारी कितनी होती है, अगर कार्डियक इंडेक्स लेस देन जो है लेस देन 1.8 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो फिर इससे इस इंडेक्स से हमें क्या डिटरमाइन होगा कि कार्डियोजेनिक शॉक जैसी प्रॉब्लम्स है पेशेंट को, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्डियक इंडेक्स को मेज़र करेंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 38, मीडिएटर ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक इज, एनाफाइलेटिक शॉक का इनमें से कौन मीडिएटर होता है। तो अभी हमने शॉक के बारे में बात की, तो अगर हम बात करें एनाफाइलेटिक शॉक की,
एनाफाइलेटिक शॉक एक रेयर शॉक है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो जाने पर होता है, ठीक है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाने पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फिर एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है। तो जहाँ पर एलर्जी हुई है ना, एलर्जी आपको वहाँ रिएक्शंस हो गया है, सॉरी एक सेकेंड, लिटरली सॉरी डियर पेरेंट्स, थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो प्लीज़ मैनेज फॉर डिस्टर्बिंग। हम क्या बात कर रहे थे, एनाफाइलेटिक शॉक। तो हमने आपको बताया जो एनाफाइलेटिक शॉक है, अगर इसके हम कॉज की बात करें तो ये अगर हमें कभी सीवियर एलर्जी हो गया है, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है ना, इंसेक्ट के काट लेने पर, या फिर हमने कॉन्टामिनेटेड फूड को इनटेक कर लिया है, ठीक है, या फिर हमने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है जो रिएक्शन कर गई है ना, जो मेडिसिन रिएक्शन हो जाने पर, तो ऐसी कंडीशंस में हमें एनाफाइलेटिक शॉक जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो एनाफाइलेटिक शॉक अगर लगा है आपको, यानी कि एलर्जी हुआ है, कहीं पर आपको एलर्जिक रिएक्शंस हुआ है, तो वहाँ पर जो हमारी इम्यून सिस्टम की बी सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारे हमारे इम्यून सिस्टम की जो बी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, हिस्टामाइन को रिलीज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनाफाइलेटिक शॉक का मीडिएटर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामाइन, करेक्ट। डोपामाइन, एड्रेलिन की बात करें तो ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। और साइटोकाइन्स की बात करें तो जब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट करना होता है उस समय साइटोकाइन्स आकर वहाँ पर सिक्रीट होते हैं, राइट। सो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अर्लीस्ट साइंस ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक आर मॉनिटर्ड बाय नर्स बाय एब्जॉर्बिंग द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक, है ना। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का अर्लीस्ट साइन क्या हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक दैट मीन्स सर्जिकल, इसे हम सर्जिकल शॉक भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ऑपरेशन के बाद देखने को मिल सकता है ना। और किसी पेशेंट में क्या होता है, ऑपरेशन के बाद भी उन्हें कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर ऑपरेशन के बाद है ना काफ़ी ब्लड वगैरह का लॉस होता है, तो फिर ब्लड का प्रॉपर हमारी बॉडीज़ में, ऑर्गन्स में सप्लाई नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो क्या होता है, पेशेंट को शॉक लग सकता है, तो इसे हम पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कहते हैं। तो आप इनमें से कैसे मेज़र कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव शॉक को, कि आप पल्स रेट चेक करेंगे बॉडी टेम्परेचर के थ्रू, पल्स प्रेशर के थ्रू, या फिर यूरिन आउटपुट, बताइए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पल्स रेट, है ना। पल्स रेट जो भी हमारे पास जो बीपी है ना, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको हम मेज़र करेंगे, जिससे हम जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का जैसी प्रॉब्लम्स हुई है या नहीं। तो पोस्ट ऑपरेटिव शॉक का जो अर्लीस्ट साइन है दैट इज़ पल्स रेट का इंक्रीज या डिक्रीज होना। मेनली जो है इसमें जो है पल्स रेट या जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, ये ड्यू टू हाइपोटेंशन, है ना, हाइपोटेंशन के कारण होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निया ट्रांसप्लांट इन humans is almost never rejected, this is because कार्निया ट्रांसप्लांट के दौरान, है ना, कभी भी रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है। जब कार्निया ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसमें ह्यूमन में किसी तरीके का रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल्स। जो हमारी आई की कॉर्निया है ये न्यूक्लिएटेड सेल से बनी होती है, इसलिए, या फिर इट इज़ अ नॉन लिविंग लेयर, ये नॉन लिविंग लेयर होती है, या फिर इट्स सेल्स आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया,
क्या कॉर्निया में हमारे बैक्टीरिया उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, या फिर इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। तो जो मेनली रिजेक्शन है ना किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजेक्शन के हाई चांसेस होते हैं वो ब्लड ग्रुप के कारण होते हैं, है ना, जो ब्लड टाइप है या जो ब्लड ग्रुप है उसके कारण होते हैं। लेकिन जो हमारी आई की कॉर्निया है यहाँ पर कोई भी जो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, किसी तरीके की ब्लड वेसल्स या वेंस नहीं होती हैं, राइट। तो यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सेल्स नहीं होती हैं। क्लियर, बहुत कॉमन क्वेश्चंस था बट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द, हमारी आई की जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल, इसकी साइज को कौन कंट्रोल करता है, सीलरी मसल्स। तो जो सीलरी मसल्स होती हैं, या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, या फिर कॉर्निया, या फिर आयरिस मसल्स, या फिर आयरिस मसल्स। बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। तो हम सभी जानते हैं जो हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं वो क्या मसल्स हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आयरिस मसल। आयरिस मसल्स जो है, ठीक है, ये हमारी प्यूपिल्स है और हमारे प्यूपिल्स में ये आयरिस मसल्स होती हैं। आयरिस मसल्स दो तरीके की होती हैं, सर्कुलर, ठीक है, आयरिस मसल दो तरीके की होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये जो है ये सर्कुलर मसल्स होती हैं और इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होती हैं जो कि हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्लूइड फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया इज टर्मेड। अगर आपने आई एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम आई का डायग्राम ड्रॉ करेंगे जस्ट आपके अंडरस्टैंड के लिए। प्लीज़ बी अटेंटिव, ध्यान से देखेंगे, और डायग्राम बस जस्ट आपके अंडरस्टैंड के लिए बनाया है। तो आप ये रेड लेयर देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा का ये जो फोर्थ पार्ट है ये स्क्लेरा बनाता है, ये क्या है, स्क्लेरा। और प्लीज़ आप अच्छे से लिख लेंगे सारी चीज़ों को, यही स्क्लेरा, ठीक है, यही स्क्लेरा आगे आकर इसका स्क्लेरा का 2/3 पार्ट कॉर्निया बनाता है। क्या बनाता है, कॉर्निया। ये हमारी कॉर्निया हो गई। इसके बाद जो आप ये ग्रीन देख पा रहे हैं, ये ग्रीन, इसको हम कोरॉइड कहते हैं, कोरॉइड, ठीक है, कोरॉइड। यही यहाँ पर जो है ये जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ठीक है, सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स हैं इनके थ्रू ये लेंस को होल्ड करके रखता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारी आई का लेंस है। उसके बाद ये हमारी क्या है, दैट इज रेटिना, ठीक है, ये क्या है, दैट इज रेटिना। जो लेंस और कॉर्निया के बीच में, ठीक है, ये जो लेंस और कॉर्निया वाला पार्ट है इसके बीच में जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, विट्रस सॉरी, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इक्वस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, इस फ्लूइड को हम इक्वस फ्लूइड कहते हैं। और जो हमारी कॉर्निया, ठीक है, सॉरी, जो हमारी रेटिना और लेंस, ठीक है, ये जो हमारा रेटिना है, ये जो हमारा रेटिना है और ये जो लेंस है, ठीक है, इसके बीच में जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम जो है विट्रस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, या इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस ह्यूमर एक विस्कस फ्लूइड होता है, जिलेटिनियस होता है, ठीक है, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनता है और फिर लाइफ में कभी भी ये रिटेन नहीं होता है। लेकिन जो इक्वस ह्यूमर है, ठीक है, ये आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बनता है और ये वाटरी फ्लूइड होता है जो कि ये रिटेन हो सकता है, ठीक है, रिटेन होता रहता है। जो कैनाल ऑफ सिलेम होती है यही विट्रस
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, जो कैनाल ऑफ सिलम होती हैं, ठीक है, यहाँ पर कैनाल ऑफ सिलम प्रेजेंट होती हैं, वही इक्वस ह्यूमर को सिंथेसिस करती हैं, और ये हमारी आई में ये रिटेन होता रहता है, सिंथेसिस होता रहता है, रिटेन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है उसमें जो फ्लूइड फिल्ड है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज इक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वस ह्यूमर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया इन ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज। ब्रेन का वह पार्ट है ना जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस से रिलेटेड होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, या फिर लिम्बिक सिस्टम, या फिर मेडुला ऑब्लांगाटा, या फिर मेडुला ऑब्लांगाटा। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो लिम्बिक सिस्टम है ये हमारे इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें दो पार्ट होते हैं, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइग्डेला। एमाइग्डेला, जो एमाइग्डेला पार्ट है, जो हमारे ब्रेन का एमाइग्डेला पार्ट है, ये हमारे एग्रेसिव नेचर के लिए, एग्रेसिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हम जब जो है जब अपना क्रूर बिहेवियर शो करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम क्रोधित होते हैं, है ना, जो हमारा एग्रेसिव नेचर है इसके लिए हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको डायरेक्ट वहाँ दिया गया था हिप्पोकैम्पस, एमेग्डेला, और उसके बाद हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, ये दिया था। तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ये एमेग्डेला। क्लियर। सो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पार्ट देकर पूछा गया है, तो क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्लीज़ बी अटेंटिव, आप कोई भी टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है, आप उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, ठीक है, एक एक पार्ट से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीप करके भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रीट्स द हार्मोन सिक्रीटिन। हमारी बॉडी का जो फर्स्ट डाइजेस्टिव हार्मोन है वो क्या है, सिक्रीटिन, सभी को पता है। तो जो सिक्रीटिन हार्मोन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से सिक्रीट होता है, स्टमक से, ईसोफेगस से, इलियम से, या फिर डियोडेनम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सभी जानते हैं जो सिक्रीटिन हार्मोन है ये हमारे डियोडेनम से सिक्रीट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आर सिक्रीटेड बाई। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ना, ये हमारे जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये हमारे ब्रेन के किस पार्ट से सिक्रीट होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, एड्रीनल कार्टेक्स, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको पिट्यूटरी के दोनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से बताया था। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तुमने बताया था 7 टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। और हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया था कि वहाँ से जो दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, या इसी को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पूछा गया है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या है, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH एंड LH को कौन सिक्रीट करता है, तो ये हार्मोन हमारी पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है ना। हमने आपको इस तरीके से पिट्यूटरी बताया था, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो जो इसका ये एंटीरियर लोब है इसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो यहाँ से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन के लिए है ना, हार्मोन जो है वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग साइट पर ट्रेवल करने के लिए कई तरीके के सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे CAMP है ना, CGMP, और आपका ये DAPH और कैल्शियम आयन, ठीक है। और भी कई तरीके की हैं जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वो करते हैं जब हार्मोन अपनी टारगेटिंग साइट पर ट्रेवल करता है, जब उसे एक्शन करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे नॉट पूछा गया है, ध्यान देना, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो CAMP करता है ना, CGMP भी करता है, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है, और कैल्शियम भी आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। लेकिन सोडियम की बात करें तो सोडियम आपका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी एस्पायरेंट्स, हमारे प्यारे प्यारे नर्स एंड डॉक्टर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर कर देंगे, जिससे कि आप ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टोटली फ्रीली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकें। आप सभी को पता है यहाँ पर कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई बैच नहीं लेना है, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं बाई करना है, टोटली यहाँ पर आपके लिए वर्क किया जाता है, सारी चीज़ें आपके लिए हैं। इसलिए बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और जो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए हर पल बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए 47 क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम्स विथ कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स may not be functioning properly। हम सभी जानते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस आयन के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, यानी कि कैल्शियम आयन, फास्फोरस इनका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक जो बेस रेट है उसको भी कौन फिक्स करता है, दैट इज़ पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो अब यहाँ बताएंगे आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। पैरोटिड जो कि हमारी एक सलाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियास जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, थायराइड जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, या फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर डी है ना, पैराथायरॉइड ग्लैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस अकर्स ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये किसकी हाइपोसिक्रीशन से होता है? थाइमोसिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या फिर वैसोप्रेसिन। बताइए इनमें से किस हार्मोन का प्रोडक्शन लो हो जाए तो फिर पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि आपका यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डायबिटीज़ है ना। सो आप सभी को पता है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को और हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना। जब ये प्रॉपर सिक्रीट होता है जिससे कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वाटर है इसका बैलेंस, यूरिनरी सिस्टम में इसका बैलेंस मेंटेन रहता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इन फीमेल्स इन अंडर द कंट्रोल ऑफ। फीमेल में जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन प्रोसेस को इनमें से कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर LTH एंड TSH, या फिर नाइट्रोजन।
अच्छा, यहाँ पर तो मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। जो ओव्यूलेशन के दौरान हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वो क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या भी हमने आपको बताया, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेन ओव्यूलेटरी हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो आप जाएंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ। तो आप यहाँ इसको करेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जहाँ पर टी है इसे आप एफ कर लेंगे, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लीज स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन रिसेप्टर्स आर, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं है ना, वो कैसे होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जी प्रोटीन्स या फिर टाइमेरिक प्रोटीन्स। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक प्रोटीनीसियस हार्मोन है जिसे हमारी पैंक्रियास की बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं। ये 51 एमिनो एसिड की बनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। और जब इंसुलिन क्या है, ये एक हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है ना। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको ये इंक्रीज कराता है ना, घटे हुए ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज कराता है। तो ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है, राइट। अगर हमने किसी पेशेंट को इंसुलिन दिया है तो जो इंसुलिन है, ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन है ये सेल्स के किस रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा, जो ये इंस्ट्रिंसिक रिसेप्टर है ना, जो बाहर की तरफ प्रोटीनीसियस रिसेप्टर हैं जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर कहते हैं, इससे बाइंड करेगा। या फिर सेल के अंदर जो प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट है जिन्हें हम इंट्रिंसिक रिसेप्टर कहते हैं, इससे जाकर ये बाइंड करेगा। बताइए, बस नॉर्मली आपको यही बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स रिसेप्टर होते हैं। ये जो सेल सरफेस पे रिसेप्टर इसके पाए जाते हैं, इसी प्रोटीनीसियस रिसेप्टर से आकर बाइंड करता है, फिर ये जाकर अपनी टारगेट साइट पे जाकर अपना एक्शन करता है, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।